नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। महज 15 दिन में चारधाम यात्रा में अब तक 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जिसके चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की है। बैठक में चारधाम यात्रा को लेकर चर्चा भी की है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा है कि पिछले सालों की तुलना में इस बार कुछ ही दिनों में दोगुनी संख्या में श्रद्धालु यात्रा कर रहे हैं। अभी यात्रा व्यवस्थित हो चुकी है। आने वाले समय में किसी भी तरीके से चारधाम यात्रा में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए बैठक भी की गई है। चारधाम यात्रा हमारी सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है और यात्रा में पिछले 14-15 दिनों में पिछले सालों की तुलना में दुगनी संख्या यहाँ पर आ गई थी और अभी यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित है। आगे यात्रा में किसी प्रकार का कोई चैलेंज ना आए, उसी को लेकर बैठक की है। सभी जगह पर जो हमारे होल्डिंग स्थान हैं उन स्थानों पर अपने जो ऋषिकेश में जो बड़ा बैकलॉग एक बन गया था, वो बैकलॉग में जो लोग 15 दिनों से 10 दिनों से रुके हुए थे, उन सबको यात्रा पर कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि एक ऑनलाइन व्यवस्था अभी 31 मई तक हमने की है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद किए हैं, तो 31 मई तक तो वो बंद ही है। आगे भी चूंकि यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए जो जरूरी होगा उसके अनुरूप हम निर्णय लेंगे। चारधाम यात्रा को शुरू हुए 16 दिन बीत चुके। वहीं चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं को लेकर सरकार के दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी संख्या में बढ़ती भीड़ के कारण समय समय पर सरकार को पंजीकरण को रोकना पड़ रहा है। वहीं चारधाम यात्रा की शुरुआत से ही कांग्रेस बीजेपी सरकार पर चारधाम यात्रा में अव्यवस्था को लेकर प्रश्न खड़े कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि चारधाम यात्रा में राज्य सरकार विफल हो गई है, इसीलिए केंद्र सरकार की निगरानी में यात्रा चल रही है। सरकार को पंजीकरण व्यवस्था को भी सही करने की जरूरत है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, समय के साथ साथ यात्राओं की ओर लोगों का रुझान भी बढ़ा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार हर साल के फेलियर के बाद भी उस ओर को ध्यान नहीं दे रही। पिछले बार दोनों मंत्री गायब थे, हेल्थ मिनिस्टर गायब थे, टूरिज्म मिनिस्टर, तीर्थाटन मिनिस्टर गायब थे, और इस बार भी बहुत देर से आए हैं। रजिस्ट्रेशन की जहाँ तक बात है, उसके लिए आपको फर्म निर्देश देने पड़ेंगे और ये 2-3 साल में व्यवस्थित भी हो जाएगा। लेकिन एक बार आदत तो डालें आप, जिससे पूरे भारत में, पूरे विश्व में उत्तराखंड की छवि बनी है चारधाम यात्रा से। आपने इतना मिसमैनेजमेंट किया कि बाहर से राज्यों से लोग आकर गालियाँ दे के वापस जा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको 15-15 दिन एक ही जगह पर रुकना पड़ रहा है और जितना पैसा वो यात्रा के लिए आए हैं वो खत्म हो जा रहा है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप कैसे इनको व्यवस्थित करेंगे, कैसे पूंजीपति और जो कम साधन वाला है उसमें आप बैलेंस कैसे बनाएंगे, इन सब चीज़ों की ओर को ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार और प्रशासन दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं बद्री केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजिंद्र अजय ने बताया है कि राज्य सरकार चारधाम यात्रा में निरंतर सुधार कर रही है। इसी के लिए चारधाम यात्रा सरकार की ओर से विकास प्राधिकरण के गठन पर भी विचार कर रही है। इसके लिए कमेटी का गठन भी किया गया है। जल्दी कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने वाली है। सरकार निरंतर जो चारधाम यात्रा व्यवस्थाएं हैं उनमें सुधार किस प्रकार से हो, इसके लिए लगातार विचार कर रही है, प्रयास कर रही है। और इस क्रम में जो चारधाम यात्रा विकास प्राधिकरण की जो चर्चा हो रही है वो इन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए हो रही है और उस पर गंभीरता से अभी विचार चल रहा है। और जो भी उसमें जितना भी बेहतर, आप जानते हैं कि क्योंकि चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आ रहे हैं। चारधाम यात्रा एक तरीके से हमारे प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ भी है। तो जो यहाँ पर जो श्रद्धालु तीर्थयात्री आते हैं उनको किस प्रकार से अच्छी से अच्छी व्यवस्था मिल सके, किस प्रकार से व्यवस्थाओं में और अधिक सुधार हो, संशोधन हो, उनमें मजबूती मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार निरंतर विचार कर रही है। और उसी संदर्भ में इस चारधाम यात्रा प्राधिकरण के जो विचार आया है उस पर अभी सरकार गंभीरता से, उस पर एक कमेटी भी सरकार द्वारा गठित की गई है और शीघ्र ही वो कमेटी अपनी जो संस्तुतियाँ हैं, जो रिपोर्ट है वो प्रदेश सरकार को सौंपेगी। ठीक है, धन्यवाद। देहरादून में विश्व संवाद केंद्र की ओर से देवर्षि नारद जयंती के उपलक्ष्य में पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम में पत्रकारिता जगत में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सृष्टि के प्रथम संदेश वाहक देवर्षि नारद जी और भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर की गई, जिसमें कई पत्रकार लोग भी मौजूद रहे। वहीं संजय कुमार प्रांत प्रचारक प्रमुख ने कहा है कि समाज में पत्रकारिता का उच्चतम स्थान है और ये स्थान पत्रकार जगत को उनकी मेहनत लगन कार्य के प्रति ईमानदारी से मिला है। नारद जयंती हमेशा प्रचार विभाग नारद जी को एक धर्म रक्षक और एक अच्छा समाज में परिवर्तक मानता है और नारद जी देश में धर्म की स्थापना करने के लिए और उसके लिए निरंतर घूमते थे, भ्रमण करते थे। आज की समय में देखें तो पत्रकार जैसे थे, यानी कि जो धर्म के संदेश थे उनको देने का काम नारद जी करते थे। संघ ने नारद जी को एज ए संदेश वाहक, एज ए पत्रकार मानकर पत्रकारों का सम्मान एक कार्यक्रम आरंभ किया और ये आज महर्षि नारद जी की जयंती पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाई जाती है और उसी क्रम में जो है पत्रकारों का सम्मान भी जो है आज ही के दिन हम लोग करते हैं। इस कार्यक्रम उसी निमित्त ये कार्यक्रम रखा गया। जिस प्रकार महर्षि नारद जी ने प्रथम पत्रकार के रूप में अपनी जीवन का निर्वाह किया था और विचरण करते हुए वह समाज के सभी तरह के जो है लोगों के बीच पहुंचते थे, जिस प्रकार आज के जो है पत्रकार साथी पहुंचते हैं। विषम से विषम परिस्थितियों में हम देखते हैं कि चाहे होस्टाइल्स, नक्सलाइट्स, मिलिटेंट्स के बीच, समाज के ऐसे लोग जो समाज को तोड़ने वाले हैं उनके बीच में, और उसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि प्रत्येक का धार्मिक अनुष्ठान हो, खेल हो, युद्ध हो, सभी स्थितियों में पत्रकार उसी प्रकार से ठीक जैसे नारद जी जो है उस समय में देवी देवताओं और राक्षसों के बीच में भ्रमण किया करते थे। उधम सिंह नगर के खटीमा में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस मनाया गया। इस मौके पर भीषण गर्मी के चलते और सिख समाज और समाज सेवियों ने छबिल लंगर लगाया और राहगीरों स्थानीय लोगों को ठंडा शरबत पिलाया और साथ में चना भी खिलाया। इस भीषण गर्मी में ठंडा शरबत पीकर लोगों ने राहत की सांस ली और इस कार्यक्रम में पुरानपुर, चंदेली, भोड़िया और टेढ़ा घाट के लोगों ने बढ़ चढ़कर सहयोग भी किया। वाहिगुरु जी की फतेह। ये जो आज का कार्यक्रम जो है शरबत का, जो श्री गुरु अर्जन देव जी जो है सिखों के 5वें गुरु थे, उनके शहीदी को मुख्य रखते हुए उनकी शहीदी की याद में जो है हर साल मनाया जाता है और जगह जगह ये प्रोग्राम किए जाते हैं। और आज का कार्यक्रम जो है चंदेली और पुन्नापुर, बडरिया वगैरह कई गांवों के संगत के सहयोग से आज का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन है। 27 मई 1964 को आज ही के दिन हुआ था। वहीं आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा सहित कांग्रेस के नेताओं और NSUI के युवकों ने प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा है कि आज भारत जहां खड़ा है उसमें जवाहरलाल नेहरू ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये भी जवाहरलाल नेहरू के दिन है। आज हम बैलगाड़ी से लेकर बोइंग तक का सफर पूरा कर लिया है। हर वर्ष जिस तरीके से भारत के आधुनिक भारत के निर्माता हम कहेंगे जवाहरलाल नेहरू को, और मैं तो ये कहूँगा कि भारत आज जहाँ खड़ा है उसमें सबसे अगर किसी की बड़ी भूमिका है तो जवाहरलाल नेहरू। मिक्स इकोनॉमी लाने वाले वही थे, जिस वजह से आज बोइंग भी हमारे यहाँ बन रहे हैं। तो बैलगाड़ी से भी काम चल रहा है, बोइंग भी चल रहे हैं। हमारे बैंक्स तंदुरुस्त हैं, हमारी इकोनॉमी आज जहाँ सस्टेन कर रही उसका कारण बहुत बड़ा जवाहरलाल नेहरू की नीतियाँ रही हैं। ऐसे जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने देश को आधुनिक बनाने के लिए IITs, IIM, नवरत्न कंपनियों की स्थापना से लेकर अनेक इंस्टीट्यूट्स बनाने का काम किया, तो उनका ये दिन है। निश्चित ही कांग्रेस इसको पूरे प्रदेश में मना रही है।
अब राजनीतिक पार्टियां उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई है। उत्तराखंड का निकाय चुनाव काफी दिलचस्प रहने वाला है और इससे भी ज्यादा दिलचस्प काशीपुर के मेयर की सीट रहने वाली है, क्योंकि काफी लंबे समय से मेयर की सीट पर जीत का तिलिस्मी जादू भारतीय जनता पार्टी की नेत्री उषा चौधरी ने बनाया हुआ है। लेकिन इस बार टिकट को लेकर काशीपुर मेयर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के बीच काफी घमासान देखने को मिल रहा है और इसी घमासान को देखते हुए कांग्रेस इस बार इस तिलिस्म को तोड़ने की बात कर रही है। क्या पूरा मामला है, इस पूरे रिपोर्ट के जरिए देखिए। उत्तराखंड में वैसे तो निकाय चुनाव काफी दिलचस्प रहने वाला है। कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों के बीच चुनावी युद्ध भी काफी घमासान रहेगा, लेकिन उत्तराखंड की काशीपुर की मेयर सीट सबसे हॉट मानी जाती है, क्योंकि काशीपुर कांग्रेसियों का गढ़ माना जाता है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी में काफी दावेदारों की ओर से टिकट को लेकर काफी जद्दोजहद देखी जा रही है और एक बार फिर समीकरण भारतीय जनता पार्टी में उषा चौधरी का टिकट काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के इसी गढ़ पर उषा चौधरी ने ऐसा तिलिस्मी जादू किया है। उषा चौधरी के सामने कोई भी प्रत्याशी टिक नहीं पाया। काशीपुर में पहले नगर निगम के लिए महापौर का ताज निर्दलीय प्रत्याशी उषा चौधरी के सिर सजा। रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल कर उषा चौधरी ने कांग्रेस प्रत्याशी रुखसाना अंसारी को मात दी है। इस रोमांचक मुकाबले में बसपा तीसरे और बीजेपी चौथे स्थान पर रही है, लेकिन समय के साथ उषा चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और अपना तिलिस्मी जादू बरकरार रखा। पहली बात तो है कि मैं अपनी पार्टी पर पूरा भरोसा रखती हूँ और नाराज़गी वाली कोई बात नहीं है और मुझे अपनी पार्टी पर पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से लेकर 2003 से हम लेकर चलते हैं, 2003 से लेकर और आज तक 2013 मैंने जीता, वो भी मैंने पार्टी की निर्दलीय भले ही जीता, लेकिन वो सीट मैंने पार्टी की झोली में डाली है। उसके बाद में फिर एक चुनाव मेरा हुआ, उसमें भी ये पार्टी की जीत हुई। तो ऐसा नहीं है, मुझे अपनी पार्टी पर पूरा भरोसा है और मुझे कोई संदेह नहीं है इसमें कि पार्टी टिकट नहीं देगी या देगी। ये तो आगे का है कि क्या आगे आने वाला समय क्या है, लेकिन मुझे 100% अपनी पार्टी पर भरोसा है। या फिर का शब्द तो आना ही नहीं चाहिए। मेरी तैयारी बिल्कुल पुख्ता तैयारी है, पूरी तैयारी है और मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है और काशीपुर की उस जनता पर जिनके बीच में सदैव रही हूं, उन पर भी मुझे पूरा भरोसा है। तो वहीं इस बार के समीकरणों पर राजनीतिक विशेषज्ञ मनोज अग्रवाल का कहना है कि उषा चौधरी अगर निर्दलीय लड़ती हैं तो बीजेपी को नुकसान होगा, कांग्रेस को या अन्य दल को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वे पहले भी निर्दलीय चुनाव लड़कर बीजेपी के प्रत्याशियों को 2 बार शिकस्त दे चुकी हैं और अगर इस बार भी निर्दलीय लड़ी तो चुनाव नहीं जीत सकती, क्योंकि जनता में उनके पहले वाली पकड़ नहीं। जो भी नुकसान होगा बीजेपी को होगा, कांग्रेस को उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि कांग्रेस को उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने से मजबूती मिलेगी। देखिए, मेरे जहाँ तक विचार है, अगर उषा जी पहले एक बार निर्दलीय भी जीती हैं और जहाँ तक मेरे ध्यान में आता है चेयरमैनी उन्होंने जो की है वो निर्दलीय रूप से की है, उसके बाद 2 बार वो मेयर जो है भाजपा के टिकट से जीती हैं और एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में, चाहे मैं कांग्रेस का हूँ वो भाजपा के हूँ, अपनी पार्टी का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात, अगर वो निर्दलीय रूप में अगर भाजपा टिकट नहीं देती है, निर्दलीय रूप से लड़ती हैं, तो पहले के समीकरणों में जब वो निर्दलीय जीती थी तो आज के समीकरणों में धरती आसमान का अंतर है। इस समय निर्दलीय रूप से वो अगर लड़ती हैं तो भाजपा को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में तो मैं उनको मानता हूं, लेकिन निर्दलीय रूप से सीट निकाल लेना ये इस समय थोड़ा सा ज़रा कठिन दिखाई देता है इस समय, क्योंकि हर चीज़ का वो भाजपा को ही नुकसान पहुंचा सकती हैं, क्योंकि जब वो खड़ी होंगी निर्दलीय तो उनका पार्टी बैक सब पोजीशन जो है वो भाजपा से ही नीत रही है, भाजपा के ही समर्पित कार्यकर्ता रही हैं, तो भाजपा का नुकसान उनके खड़े होने से वो अधिक रहता है। अन्य दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, उनको मैं समझता हूं कि उषा जी अगर निर्दलीय रूप से खड़ी होती हैं तो वो इन दलों को कोई नुकसान हो ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। जो भी कोई नुकसान निकलता हुआ दिखता है वो भारतीय जनता पार्टी का लगता है
और जो भी कांग्रेस हो, बाकी किसी अन्य दल को नुकसान पहुंचने की स्थिति में नहीं लगता। वहीं कांग्रेस इस बार अपनी जीत का दावा कर रही है और अपने किले को वापस फतेह करने की बात कह रही है। कांग्रेसी युवा नेता अर्पित मल्होत्रा का कहना है कि राहुल गांधी के जोश के साथ कांग्रेस को नई ऊर्जा के साथ जिंदा हुई है और इस बार हम अपना काशीपुर में सीट पर भी जीत का परचम लहराएंगे। मेयर उषा चौधरी निर्दलीय लड़े या ना लड़े, इस बार कांग्रेस को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला और कांग्रेस काफी मजबूत है। देखिए, बीजेपी का जहाँ तक मैं मानता हूँ, उषा चौधरी जी का टिकट कटे ना कटे, पर एक चीज़ जो इस बार काशीपुर कांग्रेस का संगठन एकजुट होकर जिस प्रयासों के साथ कांग्रेस पार्टी को मेयर पद के चेहरे सीट पर बैठाने के लिए उतावला है, चाहे कोई पार्टी सामने आ जाए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कोई पार्टी हो, इस बार की सीट 100% कांग्रेस की मेयर सीट की आपका कांग्रेस का ही मेयर बनना है काशीपुर में। और उषा चौधरी जी ने जितना भी इसे भारतीय जनता पार्टी की आपसी गुटबाजी और टिकटों को लेकर दावेदारों की कोशिश भारतीय जनता पार्टी को काशीपुर से कमजोर करने में लगी हुई है, तो दूसरी ओर कांग्रेस अपने आप को मजबूत कर रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से उषा चौधरी पर भरोसा जताकर चुनावी मैदान में उतरती है या फिर किसी और पर भरोसा जताती है और बागी होकर उषा चौधरी भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाती है, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। काशी से जनता टीवी के लिए अजहर मलिक की रिपोर्ट। देहरादून में रिस्पना नदी के किनारे 2016 के बाद से किए गए अवैध निर्माण हटाने की कार्यवाही शुरू हो गई है। इसी दौरान नगर निगम की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ देहरादून स्थित चुना भुट्टा से अवैध निर्माण हटाने की शुरुआत की है। बता दें कि एनजीटी के आदेश के बाद साल 2016 के बाद रिस्पना नदी के किनारे अवैध बस्तियों के निर्माण को ध्वस्त करने की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। वह इस मामले पर सियासत भी थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर हो रही है, तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा है कि ये गरीबों पर अत्याचार है। निरंजन बागची वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड मैटर में माननीय एनजीटी द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में रिस्पना किनारे कुछ अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे जो 11 मार्च 2016 के बाद के हैं। उसमें निगम भूमि पर 89 अतिक्रमण थे, जिसमें लोगों को नोटिस देकर उनका पक्ष रखने का अवसर दिया गया। उसमें से कुछ लोगों के द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिए गए। अभी तक स्थिति के अनुसार 15 लोगों के उसमें प्रत्यावेदन उचित पाए गए। 74 अतिक्रमण अभी भी ऐसे थे जिनके द्वारा ना तो कोई प्रत्यावेदन दिया गया और ना ही इनके द्वारा कोई और अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। ये ले मैक्सिम ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे विनोद चमोली जी मेयर भी रहे हैं, वो इस बात को कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं गंभीरता होगी। और हम पूरे उत्तराखंड में इस चीज़ को देख रहे हैं। जो समयावधि थी जिस समय इनको चिन्हित करके अंदर लेना चाहिए था, उस समय क्यों नहीं सरकार ने लिया? क्यों 16 से अभी तक सरकार चुप बैठी रही? क्यों सरकार ने उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं करी? और आगे के लिए आप रूल रेगुलेशन बना सकते थे, लेकिन जो इस समय की बसासत है आज तक के लोगों को जो आज तक बस गए हैं, उन सब के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद आप कोई कानून बना रहे हैं तो उसका पालन सारा समाज करेगा, मेरा ये मानना है। शिक्षा के बाद देहरादून में स्वास्थ्य क्रांति देखने को मिल रही है। शहर में राज्य गठन के बाद ले गई मेडिकल कॉलेज, बड़े अस्पताल, पैथोलॉजी सेंटर खुल चुके हैं। दूरस्थ इलाकों में भी ये क्रम जारी है। विकासनगर और चक्रात में मरीजों को अब जांच के लिए देहरादून नहीं आना पड़ेगा। पराशर पैथोलॉजी इमेजिंग सेंटर ने अब विकासनगर में अपनी एक नई शाखा खोल दी है। देखिए, यहाँ पर विकासनगर में बहुत टाइम से काफ़ी एक अच्छे अल्ट्रासाउंड सेंटर की एक रिक्वायरमेंट थी। यहाँ पर जितने भी अभी तक अल्ट्रासाउंड हो रहे थे उसमें एक क्वालिफाइड एमडी रेडियोलॉजी नहीं कर रहे थे, तो ये हमारा पहला सेंटर है जो एमडी रेडियोलॉजिस्ट मतलब एमडी रेडियोलॉजिस्ट। और जिस तरीके के काफ़ी सारे स्कैन ऐसे होते थे जो देहरादून जाते थे करवाने के लिए, जैसे लेवल 2 स्कैन हो गया, डॉपलर स्कैन हो गया, कुछ नसों के अल्ट्रासाउंड होते थे, वो सारे वहाँ जाते थे। तो वो सारी चीज़ें हम लोग अपने सेंटर में करेंगे। सुविधा हमारे यहाँ पर ब्लड की जाँचें हैं, एक हमारा अल्ट्रासाउंड में सारी हाई एंड जितने भी अल्ट्रासाउंड हो सकते हैं, पॉसिबल अल्ट्रासाउंड हो सकते हैं, वो हम करेंगे। इनफैक्ट यहाँ तक कि शोल्डर के जो जॉइंट्स के जिसके लिए एमआरआई करवाते हैं लोग, उसके भी अल्ट्रासाउंड होते हैं, तो वो भी हमारी इस मशीन में हो पाएगा। रामगढ़ मुक्तेश्वर फलपट्टी से विख्यात इस पूरे इलाके में इस साल सेब, आड़ू, पुलम, खुमा,
का उत्पादन कम होने की उम्मीद है। फल सीजन की शुरुआत आज से होती है और रामगढ़ क्षेत्र में टूटकर बाजारों में पहुंचना शुरू हो गया है। किसानों ने बताया है कि इस बार कम बारिश के कारण फल पर कोढ़ नामक बीमारी उत्पन्न हो गई है। सर उपज कम है और कम इसलिए है कि जो कोढ़ आगे दाना मुड़ गया है। ये जब पत्तियां आ रही थी तो उसी समय बीमारी स्टार्ट हो गई थी कि दवा डाल के भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जो वैज्ञानिकों ने इस बार क्या पहले भी हमारा यहाँ से व्यू गया कि इसमें ये क्या कारण होगा करके, तो कोई खोज नहीं कर पाए वैज्ञानिक लोग अभी भी, और दवा डाल के भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो उपज कम है, बारिश की वजह से भी उपज कम है। बारिश भी नहीं हो पाई इस बार, पूरा क्षेत्र सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। इस बार सीजन का सबसे मेन घटक जो है वो मौसम ही है। मौसम आधारित ही यहाँ पर खेती होती है। इसमें ये फ्रूट बेल्ट है तो सारे फलों में इसका असर पड़ना है। कुछ समय से मौसम में बदलाव होने की वजह से इस साल पिछली जाड़ों में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है और इधर जो गर्मियों में जो बारिशें होती थी वो भी नहीं हुई हैं। बहरहाल बाकी इलाकों में हुई हैं, इस इलाके में नहीं हुई हैं। तो इसका सीधा सीधा असर जो पड़ा इस बार के फल फसल क्षेत्र में वो पड़ा मटर पे। मटर अब रुक करेंगे 2 मिनट, 10 बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है बैठक में संबंधित अधिकारी रहे मौजूद। 4 धाम यात्रा को लेकर हुई है चर्चा। सीएम धामी ने संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। 4 धाम यात्रा व्यवस्थाएं दुरुस्त, प्रदेश सरकार लगातार कर रही है काम। अब केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन। उत्तरकाशी में डीएम ने किया गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का निरीक्षण। यात्रा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। डीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश। देहरादून में चुना भट्टा से अतिक्रमण पर गर्जा बुलडोजर। 2016 के बाद 524 अतिक्रमण पाए गए अवैध। कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर। बढ़ती गर्मी के बीच पेयजल दिक्कत। हल्द्वानी में पानी की भारी किल्लत। फिल्टर प्लांट के बाहर टैंकरों की लगी लंबी लंबी कतारें। हरिद्वार के कांगनी गांव के पास हाईवे पर चलती कार में लगी आग। मची अफरा तफरी। चालक के तुरंत कूदकर बचाई अपनी जान। मौके पर पहुंची पुलिस कर रही तफ्तीश। पहाड़ी फलों पर भीषण गर्मी का कहर। फलों के उत्पादन में आई भारी गिरावट। कम बारिश के कारण फलों में लगी बीमारी। विकासनगर में 4 धाम यात्रा फर्जी रजिस्ट्रेशन मामला। पुलिस ने 5 लोगों को किया है गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने हरिद्वार से की आरोपी की गिरफ्तारी। रुद्रपुर में हाइड्रा की टक्कर से महिला कांस्टेबल बुरी तरह हुई घायल। घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। काशीपुर में एक बार फिर चोरों का आतंक। दिन दहाड़े 2 चोरों ने खड़ी बाइक पर किया हादसा। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।